फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे दो पुलिस वाले पड़े होते हैं। वो आदमी भागकर एक घर की तरफ जाता है और उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है। इसके बाद उस घर का ओनर क्रिस्टोफर दरवाज़ा खोलता है। वो आदमी अपना नाम बेंजामिन बताता है और क्रिस्टोफर से कहता है कि प्लीज़ मुझे अपने घर में आसरा दे दीजिए, नहीं तो वो पुलिस वाले मुझे मार देंगे। इसके बाद क्रिस्टोफर बेंजामिन को अपने घर के स्टोर रूम में छुपा देता है। तभी क्रिस्टोफर की वाइफ नीचे आती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि कौन है वो। तभी घर का दरवाज़ा पुलिस वाले खटखटाते हैं। ये सुनकर क्रिस्टोफर की वाइफ काफ़ी डर जाती है। क्रिस्टोफर अपनी वाइफ से कहता है कुछ नहीं होगा, डरो मत। फिर वो दरवाज़ा खोलता है तो दो पुलिस ऑफिसर्स कार्ल और हरमन अंदर आते हैं और वो क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछते हैं और फिर उनके घर की तलाशी लेने लगते हैं। क्रिस्टोफर की वाइफ अपनी बेटी एस्टर को उसके कमरे से अपने साथ नीचे लेकर आती है। एस्टर पुलिस वालों को देखकर काफ़ी डर जाती है। पुलिस वाले घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें वो आदमी नहीं मिलता और फिर वो लोग घर से चले जाते हैं। फिर क्रिस्टोफर बेंजामिन को स्टोर रूम से बाहर निकालता है। बेंजामिन क्रिस्टोफर को थैंक्स बोलता है उसे छुपाने के लिए। क्रिस्टोफर बेंजामिन से कहता है कि कुछ वक्त तक मैं आपको यहाँ रहने दे सकता हूँ, लेकिन आप अगर ज़्यादा देर तक यहाँ रुकते हैं तो मेरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। तो वो आदमी कहता है मैं समझ सकता हूँ, मुझे बस कुछ दिनों तक यहाँ पनाह चाहिए। बरवरिया के ईस्ट साइड में मेरे कुछ दोस्त हैं, मामला शांत होते ही मैं वहाँ चला जाऊँगा। फिर क्रिस्टोफर बेंजामिन से उस बुक के बारे में पूछता है तो बेंजामिन क्रिस्टोफर को उस बुक के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा भरोसा करो, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं आपके और आपकी फैमिली के लिए खतरा नहीं हूँ। फिर वो आगे कहता है कि वो पेशे से एक हिस्टोरियन है। वो फ्यूचर के लिए रिसर्च कर रहा था। देश के लिए फ्यूचर के प्लान के कुछ खतरनाक सीक्रेट उसके हाथ लगे और उसे रोकना ही था। फिर अगले दिन जब क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ लॉन में होते हैं तो तभी वहाँ कर्नल उन्हीं दो पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्रिस्टोफर के घर में आ रहा होता है। ये देखकर क्रिस्टोफर की वाइफ बहुत डर जाती है। क्रिस्टोफर अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जल्दी से अंदर जाकर बेंजामिन को छुपने के लिए कहो और एस्टर से कहना है कि घबराए नहीं। कर्नल क्रिस्टोफर के पास आता है और उससे मिलता है। अब कर्नल कहता है कि पिछले दिनों मेरे ऑफिसर्स ने आपसे किसी मैटर पर बात की थी, इसलिए आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। फिर वो अंदर चलकर बात करने के लिए कहता है। इसके बाद क्रिस्टोफर उन्हें अपने घर के अंदर लेकर जाता है जहाँ क्रिस्टोफर की वाइफ भी होती है। अब कर्नल क्रिस्टोफर से अकेले में बात करता है। वो क्रिस्टोफर से कहता है कि मैं एक ह्यूमन लाइट डिटेक्टर की तरह हूँ, मैं किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखों को देखकर समझ जाता हूँ कि वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ। ये सुनकर क्रिस्टोफर अंदर से डर तो जाता है लेकिन वो कर्नल के सामने कॉन्फिडेंट रहता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसे बेंजामिन के बारे में कुछ नहीं पता। फिर कर्नल और उसके आदमी क्रिस्टोफर के घर की तलाशी लेने लगते हैं। अब कर्नल एस्टर के रूम में जाता है जहाँ एस्टर काफ़ी डरी हुई होती है। कर्नल एस्टर से पूछता है कि पिछले दिनों कोई यहाँ आया था क्या? तो एस्टर कहती है हाँ। तो कर्नल पूछता है कौन? तो एस्टर कहती है कुछ दिनों पहले मेरी फ्रेंड सैंड्रा यहाँ आई थी। इसके बाद कर्नल एस्टर के साथ पोकर खेलने लगता है और फिर बातों ही बातों में वो क्रिस्टोफर को फिर से वार्न करता है कि अगर उसे कुछ भी मालूम है तो वो बता दे, लेकिन क्रिस्टोफर कर्नल को कुछ नहीं बताता। इसके बाद कर्नल बेडरूम में चेक करने जाता है और फिर कर्नल क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ से बातें करने लगता है। दूसरी तरफ बेंजामिन उसी बेडरूम के ऊपर छुपा होता है और वो कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा होता है। तो तभी उसके पैर से एक शोपीस नीचे गिर जाता है और फिर गिरने की आवाज़ से कर्नल को पता चल जाता है और वो छत पर गोलियां चलाता है जिससे बेंजामिन की मौत हो जाती है। फिर कर्नल अपने ऑफिसर से क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ को मारने को कहता है, जिसके बाद वो लोग क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ के सर पर गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं। फिर कर्नल एस्टर के रूम में जाता है लेकिन एस्टर उस बुक को लेकर घर से भाग जाती है। कर्नल खिड़की से एस्टर को भागते हुए देखता है, जिसके बाद वो उस पर गोली चलाता है लेकिन एस्टर वहाँ से भाग जाती है। अब एस्टर भागकर एक टॉय शॉप पर पहुंचती है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि उस टॉय शॉप का मालिक होता है और वो एक टॉय मेकर भी होता है। एस्टर उस बुक को उस टॉय मेकर को दे देती है और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। टॉय मेकर एस्टर की मौत से काफ़ी दुखी होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ। फिर वो एस्टर को दफना देता है। अब अगले दिन टॉय मेकर फिर से अपने काम में लग जाता है। वो खुद अपने खिलौने बनाता था और उन्हें अपनी टॉय शॉप पर बेचता था। टॉय मेकर की शॉप पर एक लड़की भी काम करती है
जिसका नाम केंड्रिक होता है। टॉय मेकर केंड्रिक को अपनी बेटी की तरह मानता है। टॉय मेकर की शॉप शहर में सबसे पुरानी और फेमस टॉय शॉप है, लेकिन जब से कंट्री में हिटलर की डिक्टेटरशिप चल रही है, तब से लोग अपने बच्चों को खिलौने दिलाने के लिए टॉय शॉप पर बहुत कम आते हैं, जिस वजह से टॉय मेकर की शॉप अब बिल्कुल नहीं चलती और वो केंड्रिक को सैलरी भी नहीं दे पाता। अब एक रात टॉय मेकर उसी बुक को खोलता है जो एस्टर ने उसे दी थी। टॉय मेकर को उस बुक में कुछ मंत्र लिखे दिखते हैं, जिससे कि किसी चीज़ में जान डालकर उसे जिंदा किया जा सकता था। इसके बाद वो टॉय मेकर अपने एक टॉय जिसका नाम उसने रॉबर्ट रखा था, उस पर उन मंत्रों को पढ़ता है, जिसका उस टॉय पर कुछ असर नहीं होता। ये देखकर टॉय मेकर खुद पर हंसने लगता है और कहता है कि मैं भी क्या कर रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद रॉबर्ट खड़ा उठ जाता है और उसमें जान आ जाती है। ये देखकर टॉय मेकर हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बनाया एक टॉय जिंदा हो गया है। फिर अगले दिन टॉय मेकर केंड्रिक को इस बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि मैंने एक टॉय रॉबर्ट को जिंदा कर दिया, लेकिन केंड्रिक टॉय मेकर की बात पर यकीन नहीं करती। जिसके बाद टॉय मेकर रॉबर्ट को केंड्रिक के सामने फिर से खड़ा होने के लिए कहता है, लेकिन रॉबर्ट केंड्रिक के सामने कुछ नहीं करता। केंड्रिक सोचती है कि टॉय मेकर बुढ़ापे की वजह से सठिया गया है, इसलिए वो उसे आराम करने के लिए कहती है और फिर अपने काम में लग जाती है। अब केंड्रिक को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो शॉप में चेक करती है तो तभी पीछे से रॉबर्ट आता है और वो केंड्रिक पर पेंसिल से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी टॉय मेकर वहाँ आ जाता है और वो रॉबर्ट को ऐसा न करने को कहता है। इसके बाद रॉबर्ट रुक जाता है। टॉय मेकर रॉबर्ट को बहुत डांटता है और उससे कहता है कि ये हमारी फ्रेंड है। केंड्रिक इस सब से बहुत डर जाती है और वो टॉय मेकर से कहती है कि वो अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ काम नहीं कर सकती। ये बोलकर वो जॉब छोड़कर चली जाती है। केंड्रिक के जाने से टॉय मेकर को बहुत ख़राब लगता है और उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। फिर हम कर्नल को देखते हैं, जिसके पास उसके ऑफिसर्स आते हैं और वो कर्नल को बताते हैं कि हमने गांव के कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन लड़की और बुक के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर कर्नल अपने ऑफिसर्स पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। फिर वो अपने ऑफिसर से कहता है कि गांव में ये खबर फैला दो कि जो कोई भी उस लड़की और बुक के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उससे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर हम टॉय मेकर को देखते हैं, जो कि केंड्रिक के जाने से बहुत उदास था। वो केंड्रिक को अपनी बेटी की तरह मानता था। अब टॉय मेकर डिसाइड करता है कि वो अब और भी टॉयज़ में जान डालकर अपनी एक फैमिली बनाएगा। इसलिए वो उस बुक से फिर से मंत्र को पढ़कर अपने 2 और टॉयज़ एनाबेल और डॉम में जान डाल देता है। उन्हें जिंदा देखकर टॉय मेकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने अपनी एक नई फैमिली बना ली थी। दूसरी तरफ हम केंड्रिक को देखते हैं, जो कि इनाम के पैसों को पाने के लिए कर्नल को बता देती है कि जिस बुक को वो लोग ढूंढ रहे हैं वो टॉय मेकर के पास है। और वो कर्नल को ये भी बताती है कि टॉय मेकर ने उस बुक से मंत्र पढ़कर टॉय को जिंदा कर दिया था। केंड्रिक जब कर्नल को इन्फॉर्मेशन देने के बाद इनाम के पैसे मांगती है तो कर्नल उसे मार देता है और फिर वो अपने ऑफिसर से कहता है कि टॉय मेकर को जिंदा पकड़कर यहाँ लेकर आओ। फिर कार्ल और हरमन टॉय मेकर की शॉप पर पहुँचते हैं और टॉय मेकर को घूंसा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर कार्ल टॉय मेकर को कर्नल के पास लेकर जाता है और वो हरमन से कहता है कि इस दुकान को आग लगाकर हेडक्वार्टर में पहुँचो। फिर हरमन जिस वक्त शॉप को जलाने के लिए पेट्रोल डाल रहा होता है, तो तभी पीछे से रॉबर्ट आकर हरमन पर हमला करके उसे मार देता है। फिर हम टॉय मेकर को देखते हैं, जिससे कर्नल बहुत पीट रहा होता है। कर्नल टॉय मेकर से एस्टर और उस बुक के बारे में पूछता है, लेकिन टॉय मेकर उसे कुछ नहीं बताता। फिर हम रॉबर्ट, एनाबेल और डॉम को देखते हैं, जो कि वहीं हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। वो पहले तो एक सिपाही को मारते हैं और फिर वो कार्ल को भी हमला करके मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल टॉय मेकर को बहुत टॉर्चर करता है। इसके बाद टॉय मेकर कर्नल को सब बता देता है कि उसे एस्टर नाम की एक लड़की ने वो बुक दी थी और बुक देते ही उसकी मौत हो गई थी। फिर उसने बुक से कुछ मंत्रों को पढ़कर अपने टॉयज़ में जान डाल दी थी। इसके बाद कर्नल टॉय मेकर पर गोली चलाता है, पर तभी एल्बर्ट कर्नल के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला करता है, जिससे कर्नल की बंदूक नीचे गिर जाती है। फिर एनाबेल और डॉम भी कर्नल पर हमला बोल देते हैं। इसके बाद एल्बर्ट कर्नल के सर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। फिर जब वो तीनों टॉय मेकर के पास जाते हैं तो उसकी गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। जिसके बाद एल्बर्ट, एनाबेल और डॉम उसी बुक से टॉय मेकर पर मंत्र पढ़ते हैं, जिससे टॉय मेकर फिर से जिंदा हो जाता है।
फिर फिल्म के आखिर में हम टॉय मेकर को देखते हैं, जिसके सूटकेस में उसके तीनों टॉयज होते हैं। वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर जब ट्रेन वहाँ आती है तो टॉय मेकर ट्रेन में बैठ जाता है और उस टाउन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।